Next topic is about the rheumatoid arthritis. It is the most common inflammatory arthritis. तो क्या डिफरेंस समझ आया सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस और rheumatoid arthritis में? ऑस्टियोआर्थराइटिस was non-inflammatory and rheumatoid arthritis is inflammatory. दोनों क्रॉनिक हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या था? एसिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट थी. यहाँ पे क्या है? सिमेट्रिकल है. इट इज़ डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेटरी पोलीआर्थराइटिस. ठीक है. ऑस्टियोआर्थराइटिस वॉज क्या था? वो मोनो आर्टिकुलर और ओलिगो आर्टिकुलर. इसमें क्या है? पोलीआर्थराइटिस है. बहुत ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे एट अ टाइम. इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और वो हमारी जॉइंट्स के सिनोवियम होती है उसको अटैक करना शुरू कर देती हैं. और इट इज़ अ सिस्टेमिक डिजीज़. इसमें आपको सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस भी मिलती हैं लाइक फीवर, फटीग, वेट लॉस, जबकि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको नहीं मिल रही थी. तो इसके इंट्रोडक्शन में ही आपको बहुत सी चीज़ें पता चल गई कि ये जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस से कैसे डिफरेंट. इट इज़ ऑटो इम्यून, इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, इन्फ्लेमेटरी, इट इज़ द हैविंग सिस्टेमिक साइंस एंड सिम्टम्स जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं थे. इट इज़ पोली आर्टिकुलर. ठीक है. तो इसकी पैथोजेनेसिस में क्या है कि जेनेटिक हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं. जेनेटिक फैक्टर्स में क्या होते हैं? जो पेशेंट्स जिनके अंदर HLA-DR4 जीन होती है वो उनके अंदर क्या होता है कि CD4 टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं बीटा सेल्स को और बीटा सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जिसमें रूमेटाइड फैक्टर आ जाता है. रूमेटाइड फैक्टर क्या है? इट इज़ एन IgM एंटीबॉडी जिसके पास जो है वो FC पोर्शन होता है IgG एंटीबॉडी का. ठीक है. मतलब ये कि ये जो है ना जो IgG एंटीबॉडी होती है ना उसके FC पोर्शन के साथ IgM एंटीबॉडी लगी होती है. इसको हम कहते हैं रूमेटाइड फैक्टर. ये रूमेटाइड फैक्टर आपको जो है लैब इन्वेस्टिगेशंस में भी मिल जाता है. ठीक है. इसके अलावा CD4 हेल्पर सेल्स एक दो बीटा सेल्स को बुलाते हैं. दूसरा CD4 टी हेल्पर सेल्स जो है वो मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो साइटोकाइंस बनाएं जिसमें वी हैव इंटरल्यूकिन 1, वी हैव ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा जो कि दूसरी साइटोकाइंस को बनाती हैं. अल्टीमेटली ये सब क्या करेंगे? बीटा सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, मैक्रोफेजेस, साइटोकाइंस, TNF अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 ये सब क्या करेंगे? वहाँ पर जो है एक्टिवेट करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को. वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे. वहाँ पे साइनोवाइटिस इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी सनोवियल फ्लूइड की और अल्टीमेटली पैनस फॉर्मेशन हो जाएगी. पैनस फॉर्मेशन क्या होता है कि सनोवियल टिश्यू के अंदर ग्रैनुलेशन टिश्यू बन जाता है विच इंक्लूड्स द फाइब्रोब्लास्ट्स एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स. ठीक है. और इसमें क्या है? साइटोकाइंस हैं जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा? अल्टीमेटली जॉइंट्स की फ्यूजन हो जाएगी. ठीक है. तो एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस में कि वहाँ पे जॉइंट्स की फ्यूजन नहीं होती थी. वहाँ पे एनकलोसिस नहीं हुई थी. यहाँ पे हो गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन. ठीक है. तो दिस इज़ अ केस. ये आपको डायग्राम बता रही है. देखें इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हैं जिसमें वी हैव स्मोकिंग एंड इन्फेक्शन एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है विच इंक्लूड्स HLA-DR4. ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? देखिए अल्टीमेटली डेंड्राइटिक सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स हैं, आपको प्लाज्मा सेल्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे. फिर ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फ़ा के थ्रू जो है हमारी सनोवियल फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट हो रहे हैं. मैक्रोफेजेस आपको नज़र आ रहे होंगे. अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं कि वो जो है ना कार्टिलेज की ब्रेक डाउन कर रहे हैं और जो है वहाँ पे बोनी इरोजन्स क्रिएट कर रहे हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स के थ्रू. ठीक है. और वहाँ पे क्या हो रहा है कि पेन हो रही है, वेज़ोडाइलेशन हो रही है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन चल रही है और ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से जो है वैस्कुलाइटिस हो रहा है मतलब कि वेजल्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं. इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें. कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जो है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है. इसमें सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होगी जॉइंट्स की. ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रही थी? एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट हो रही थी जॉइंट्स की. वहाँ पे क्या था? ऑस्टियोआर्थराइटिस में ओलिगो आर्टिकुलर थे, यहाँ पे मोनो आर्टिकुलर जॉइंट्स थे. मतलब 1 to 4 जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे. यहाँ पे क्या है? 5 या 5 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे. पोली आर्टिकुलर होगी पेन. ठीक है. स्मॉल जॉइंट्स ज़्यादा अफेक्ट होंगे. वहाँ पे क्या आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में? जो वेट बियरिंग जॉइंट्स थे वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे. नी, हिप जॉइंट. ठीक है. यहाँ पे क्या है? मॉर्निंग स्टिफनेस इम्प्रूव्स विद एक्टिविटी और वो कितना टाइम लगाती है? तकरीबन 30 से 1 घंटा.
30 मिनट से 1 घंटा लगाती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में 15 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो ठीक हो जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना सिस्टमिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं रूमेटॉइड में, लाइक फीवर, फटीग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये सिस्टमिक सिम्टम्स नहीं थे। ठीक है, तो इसका हम सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। अभी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम देख लेते हैं इसका। तो हम कब डायग्नोज करेंगे इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस को, कि 4 या 4 से ज़्यादा फीचर्स अगर प्रेजेंट हों, इनमें से कौन कौन से? मॉर्निंग स्टिफनेस ऑफ ग्रेटर देन 1 आवर, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, हैंड जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिमेट्रिकल हैं, रूमेटॉइड नोड्यूल्स हैं, रूमेटॉइड फैक्टर है जो कि आपको मिलेगा इन्वेस्टिगेशंस पे, रेडियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, मतलब आपने रेडियोलॉजिकली एक्सरे पे देखा ऑस्टियोपेनिया और इरोजन्स आपको मिल रही हैं, और 6 हफ्ते से ज़्यादा की ड्यूरेशन है। सो दिस आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इसमें से 4 या 4 से ज़्यादा फीचर्स हों। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आया है और वो कह रहा है कि मुझे जो है ना ये 3 या 3 से ज़्यादा जॉइंट्स उसके इन्वॉल्व हुए हुए हैं, ठीक है, सिमेट्रिकली, और वो कह रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस होती है और 1 घंटे बाद जाके ठीक होती है, और आपने उसका जो है ना इन्वेस्टिगेशंस करवाई, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव था, रेडियोलॉजिकल चेंजेस आपको मिल गई, इसका मतलब कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। ठीक है, तो फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो हमारा ये दूसरा है, ये डेविडसन का टेबल भी हम देखेंगे, मैं आपको टेबल भी दिखा दूंगी, लेकिन वो कहते हैं कि सबसे पहले हमने देखना होता है जॉइंट्स अफेक्टेड। ठीक है, अगर एक लार्ज जॉइंट अफेक्टेड है ना तो हम 0 स्कोर देंगे, अगर 2 से 10 हैं तो 1 स्कोर देंगे, अगर लार्ज जॉइंट्स, ठीक है, अगर 1 से 3 स्मॉल जॉइंट्स हैं तो 2 स्कोर देंगे, अगर 4 से 10 जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं स्मॉल तो 3 स्कोर देंगे, अगर 10 से ज़्यादा हैं ठीक है तो हम उसको कहेंगे 5, ठीक है, 5 स्कोर देंगे। फिर हम क्या करवाएंगे, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स चेक करेंगे, अगर 6 हफ्ते से कम की ड्यूरेशन होगी तो 0 स्कोर देंगे, अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा की ड्यूरेशन होगी तो 1 स्कोर देंगे। ठीक है, फिर हम सीरोलॉजी करवाएंगे। सीरोलॉजी में अगर हमें जो है रूमेटॉइड फैक्टर और सीसीपी जो रिलेटेड पेप्टाइड्स होती हैं एंटीबॉडीज़, वो अगर हमें नेगेटिव मिल रही हैं तो 0 स्कोर है, अगर जो है इसमें से दोनों कम हैं तो 2 स्कोर देंगे, अगर दोनों हाई हैं तो 3 स्कोर देंगे। ठीक है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हम देखेंगे, उसमें क्रिएटिन जो हमारा सीआरपी और ईएसआर है, अगर नॉर्मल है तो 0 स्कोर देंगे, अगर अब नॉर्मल है तो 1 स्कोर देंगे। ठीक है, फिर अगर 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर बन रहा है तो इट इज़ डेफिनेटिव डायग्नोसिस फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कहूँ कि एक पेशेंट है, उसको ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स 6 हफ्ते से ज़्यादा है, ठीक है, तो 1 स्कोर हो गया। फिर उसके 10 स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड है तो 3 स्कोर इसके हो गए, 4 स्कोर हो गए। फिर मैंने उसकी सीरोलॉजी करवाई तो उसमें मुझे जो है ना जो है क्या मिला कि जो है जो है रूमेटॉइड फैक्टर जो हैं और सीसीपी जो है ना वो हमें हाई मिले, 3 स्कोर हो गए, तो ये तकरीबन मतलब बन गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, फिर सीआरपी रिएक्टिव प्रोटीन भी अगर अब नॉर्मल है तो इसका मतलब 1 स्कोर ऐड हो गया, तो 3 और 4 हो गए, और 5 6 7 8 स्कोर बन गया, मतलब कि 8 अगर मतलब ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। ठीक हो गया। फिर हम साइंस की बात करते हैं, तो इसमें डिफरेंट साइंस आते हैं। एक अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स होती है, मैं उसकी पिक्चर आपको दिखा देती हूँ। स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है, बोटेनियर डिफॉर्मिटी होती है, कॉपअप स्टोफ डिसफॉर्मिटी होती है, वो हम देखेंगे। सर्वाइकल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो C1 और C2 जो है ये कॉमन होगा इसमें, जिसको हम इंक्लेंटो एक्सियल सबलक्सेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हम सर्वाइकल स्पाइन की इमेजिंग करवाएंगे बिफोर एंडोट्रिकल इंट्यूबेशन इन पेशेंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इसमें ना जो डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स होते हैं ना वो इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर्वाइकल स्पाइन जो है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें C1 और C2 जो है ना ये मोस्ट कॉमन साइट होती है। ठीक है, यहाँ पे अटलेंटो एक्सियल डिस्प्ले सबलक्सेशन आपको मिल सकती है, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। और जब भी आपने इन लोगों की ईटीटी परफॉर्म करनी होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की हिस्ट्री लेनी होती है कि उसके अंदर सर्वाइकल स्पाइन जो है उसका एक्सरे उनके पास होना चाहिए, वो ज़रूर आपने सबसे पहले करवाना है, फिर ईटीटी परफॉर्म करनी है, अदरवाइज़ जो है ना हमारा सबलक्सेशन हो सकती है। ठीक है,
तो एक चीज़ आ जाती है, इसके अलावा बटर होल डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है, बटन होल डिफ़ॉर्मिटी और ज़ी डिफ़ॉर्मिटी भी होती है। मतलब ज़ी डिफ़ॉर्मिटी मतलब हाथ ऐसे हो जाता है जैसे ज़ी की तरह, ठीक है। फिर आप इसके साइंस की मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ, बाद में लैब फाइंडिंग्स करवाएंगे तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। मैंने आपको बताया था ऑस्टियोआर्थराइटिस में सीबीसी ईएसआर सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल आएंगे, जबकि यहाँ पे आपको जो है ये रेज्ड मिलेंगे, अब नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या था, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी नेगेटिव थी, रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पे जो है पॉजिटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और रूमेटॉइड फैक्टर जो है ये भी तकरीबन 70% पेशेंट में पॉजिटिव मिलता है। और वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होता है, आईजीएम आईजीजी एफसी पोर्शन के साथ अटैच होता है। अब जो है ना हम आ जाते हैं कि इसके अंदर जो है हाई टाइटर्स एसोसिएटेड मोर सीवियर डिजीज़ एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिजीज़, ठीक है। मतलब अगर आपको रूमेटॉइड फैक्टर जो बहुत ज़्यादा मिल रहा है अमाउंट में, और इसका मतलब कि ये बहुत सीवियर डिजीज़ और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिजीज़ है, ठीक है। फिर रूमेटॉइड फैक्टर के बाद आप एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज़ करवाते हैं। तो ये आपको जो है बताएगा कि कितनी डिज़ीज़ जो है उसकी कितनी प्रोग्रेशन हो रही है, ठीक है। और फिर आप एक्सरे ऑफ हैंड एंड रिस्ट करवाते हो, और वो आपको जो है बताएगा कि जॉइंट स्पेस की नैरोइंग है, सिमेट्रिकल, ठीक है। और बोनी इरोजन्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी, और पेरियार्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया आपको मिल जाएगा, डिफॉर्मिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी इसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसमें यू विल डू द CBCSR सी रिएक्टिव प्रोटीन एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटी रूमेटॉइड फैक्टर एंटी CCP एंटीबॉडीज़ और एक्सरे ऑफ हैंड एंड रिस्ट, ठीक है। ये सारी इसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं। इसके बाद हम देखते हैं, तो ये वो वाला क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया ना, स्कोरिंग वाला सिस्टम, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने इरफान मसूद से देखा है। ये हैंड्स देखें जो है, ये आपको जो है क्या नज़र आ रहा है, हैंड्स की अल्नर डेविएशन हुई हुई है, डिफॉर्मिटीज़ देखें। ऊपर वाली जो ए वाली फिगर है इसमें अल्नर डेविएशन है, अल्नर की तरफ जो है ना हाथ जो है वो डेविएट किया हुआ है। तो ये जो है स्वान नेक डिफॉर्मिटी है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में ना हमेशा याद रखना है, स्वान नेक की तरह ना इस तरह जो डिस्टल इंटरफ्रेंशियल जॉइंट होता है ना वहाँ पे फ्लैक्शन होती है इस तरह करके, इसको हम स्वान नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं। डिस्टल इंटरफ्रेंशियल जॉइंट के ऊपर जो है वो फ्लैक्शन होती है और प्रॉक्सिमल के ऊपर हाइपर एक्सटेंशन होती है। ये देखिए कि रूमेटॉइड नोड्यूल्स हैं, ओलेग्रेनॉन जो है उसकी बुर्साइटिस हुई है, उसका बर्सा की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं क्योंकि इट इज़ अ सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। तो डिफॉर्मिटीज़ की मैं पिक्चर्स आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये पहले देख लें कि सिस्टेमिक सिम्टम्स में क्या है। फीवर, वेट लॉस, फटीग, इन्फेक्शंस, मस्कुलोस्केलेटल में मसल वेस्टिंग, टिनोसिनोवाइटिस, बर्साइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। हीमेटोलॉजिकल में आपको अनीमिया मिलेगा जो कि CBC पे आप देखोगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और लियोसिनोफिलिया। लिम्फेटिक में फेल्टी सिंड्रोम होता है। फेल्टी सिंड्रोम में क्या होता है, साथ में स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, ठीक है। और फिर नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स में भी फिस्टुलास और साइनसेस बन जाते हैं, ठीक है। और ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस में क्या है, एपिसिक्लेराइटिस, सिक्लेराइटिस, स्क्लेरोमलेशिया, केराटोकंजक्टिवाइटिस, सीका, ठीक है। वैस्कुलाइटिस में क्या है, डिजिटल आर्थराइटिस, अल्सर्स, पायोडर्मा, गैंग्रीनोजम, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स और विज़रल आर्थराइटिस। कार्डिक में क्या है, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, कंडक्शन डिफेक्ट्स, कोरोनरी वैस्कुलाइटिस, ग्रैनुलोमाटिस, एओर्टाइटिस। पल्मोनरी में क्या है, नोड्यूल्स, इफ्यूजन्स, फाइब्रोजिंग अलुलाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस, कैप्लान सिंड्रोम। फिर न्यूरोलॉजिकल में क्या है, सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन, न्यूरोपैथीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मोनोन्यूराइटिस, मल्टीप्लेक्स। फिर क्या है, माइलोडोसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो वो आपको दिखाई गई हैं। फिर ये देखें डिवीज़न की पिक्चर है, सबलक्सेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन हुई हुई है। ए में जो है वो फ्लेक्शन के ऊपर वाइडनिंग ऑफ स्पेस हुई हुई है, और दूसरी एक्सटेंशन के ऊपर जो है रिडक्शन इन स्पेस, मतलब सर्वाइकल स्पाइन जो है ना सबलक्सेशन।
इन्वेस्टिगेशंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे पहले आपने डायग्नोसिस करना होता है इस्टेब्लिश, जिसके क्लिनिकल क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिए हैं कि जिसमें हमें स्कोरिंग करनी होती है। उसके बाद आपने ESR और सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल देखना होता है, वो आपको नॉर्मल मिल सकता है। अल्ट्रासाउंड MRI करना होता है, रूमेटॉइड फैक्टर और CCP एंटीबॉडी चेक करनी होती हैं। फिर आपने डिजीज़ की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए और ये चेक करने के लिए कि आपका ड्रग का रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पेन को चेक करना है कि वो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस को देखना है कि उसके मिनट्स कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। आपने जॉइंट की टेंडरनेस देखनी है कि वो कितनी है। इन्फ्लेमेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा टेंडरनेस होगी। जॉइंट की स्वेलिंग नोट करनी है। आपने ESR और सी रिएक्टिव प्रोटीन करना है टू चेक द सेवेरिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज़, ठीक है। फिर आपने डिजीज़ को डैमेज को मॉनिटर करना है थ्रू द एक्सरेज एंड फंक्शनल असेसमेंट। फिर आपने ड्रग की सेफ्टी जो है वो मॉनिटर करनी है बाय कि ड्रग्स का जो नुकसान तो नहीं हो रहा। हम अभी ड्रग्स देखेंगे कि क्या क्या नुकसान होते हैं उनके। उसके लिए हम यूरिन एनालिसिस करते रहते हैं, पेशेंट की CBC करवाते रहते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते रहते हैं और यूरिया क्रेटिनिन, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट हम करवाते रहते हैं क्योंकि ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये हमारी सारी इन्वेस्टिगेशंस और मॉनिटरिंग चलती रहती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स की, ठीक है। उसके बाद फैल्टी सिंड्रोम देखें, ये हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में आपको मिल सकता है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर एज ज़्यादा हो फीमेल्स के अंदर, जो वाइट्स होते हैं कॉकेशियंस उनके अंदर, लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, डिफॉर्मेटिंग ज़्यादा हो, ज़ीरो पॉजिटिव हो रूमेटॉइड फैक्टर के लिए। कॉमन क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं फैल्टी सिंड्रोम के? स्पिनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी, वेट लॉस, स्किन पिगमेंटेशन, केराटोपिक कंजक्टिवाइटिस, ज़िका, वास्कुलाइटिस, लेग अल्सर, रिकरेंट इन्फेक्शंस और नोड्यूल्स, ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशंस में क्या है? आपको अनीमिया मिलेगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक न्यूट्रोपीनिया मिलेगा, एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट मिलेंगे, इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और इम्पेयर्ड TNB सेल इम्यूनिटी। तो ये सब कुछ किस में होता है? फैल्टीज़ में। ये हमारा एक स्कोर होता है डिजीज़ एक्टिविटी स्कोर 28। इसमें आप क्या करते हैं? सबसे पहले काउंट करते हैं कितने जॉइंट्स हुए हैं, स्वॉलन है, कितने टेंडर जॉइंट्स हैं। ESR आप कैलकुलेट करते हो, पेशेंट की ग्लोबल हेल्थ असेसमेंट करते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है आप कैलकुलेटर पे जो है वो एंटर करते हो डेटा। इंटरप्रिटेशन हम देख लेते हैं, अगर 2.6 से कम है तो रिमिशन है, अगर 5.1 है तो मॉडरेट एक्टिविटी है और अगर 5.1 से ज़्यादा है तो हाई एक्टिविटी है। तो मतलब डिज़ीज़ जितनी ज़्यादा होगी स्कोरिंग उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कैलकुलेटर होता है, उसमें आप मेजर करते हो, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये आपने टेबल देख लेना है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन प्रेगनेंसी का इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमारा डेविडसन का है। हमने वैसे डेविडसन का देख लिया। एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन में बता रहे हैं कि कार्डिक है, पल्मनरी जिसमें कैप्लान सिंड्रोम होता है, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ साथ न्यूमोकोनियोसिस और लंग नोड्यूल्स बन जाते हैं। ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। न्यूरोलॉजिकल देख लें, रीनल हैं, ऑक्यूलर जो हो सकती हैं वो देख लें। हेमाटोलॉजिकल सिम्टम्स आपने देख लेने हैं, जिसमें हम CBC करवाएंगे। लिम्फेटिक में आपने फैल्टी सिंड्रोम याद रखना है और स्किन में रूमेटॉइड नोड्यूल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगर पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर हो और पॉजिटिव NCCP हो, इसको कहते हैं सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? अग्रेसिव जॉइंट डिजीज़ होती है और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी आ रही होती हैं। देन वी हैव द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में वी हैव DMARDs एंड NSAIDs एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। DMARDs जो हैं, दीज आर डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने फॉर्मा में पढ़ी होंगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। ये करती है प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को कम करती हैं। मेथोट्रेक्सेट इज़ द बेस्ट इनिशियल जो हम यूज़ करते हैं अलोंग विद स्टीरॉइड्स, ठीक है। एक्यूट पेन के लिए ये हेल्पफुल नहीं है क्योंकि इनका जो मैक्सिमम इफेक्ट आता है वो 1 to 3 मंथ्स का आता है, तो क्रॉनिकली हम इसको यूज़ करते हैं। अब मेथोट्रेक्सेट को ना हमेशा हमने फॉलिक एसिड के साथ यूज़ करना होता है। 5 mg वीकली हमने फॉलिक एसिड जो है पेशेंट को देनी होती है लॉन्ग विद मेथोट्रेक्सेट। क्योंकि ये जो है ना बोन मैरो सप्रेशन करवाती है और हमने इसके साथ साथ मेथोट्रेक्सेट के साथ मॉनिटरिंग करनी होती है डिज़ीज़ की विद CBC, और हमने जो है LFTs और वो सब कुछ मैंने आपको बताया था ना मॉनिटरिंग ऑफ डिज़ीज़ के लिए, वो हमने करते रहना होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है मेथोट्रेक्सेट, जो कि हमने DMARDs यूज़ कर लिए। फिर NSAIDs और स्टीरॉइड्स, ठीक है। अब NSAIDs जो है ये बेस्ट इनिशियल थेरेपी है फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, और स्टीरॉइड्स जो हैं ये भी पेन रिलीफ के लिए यूज़ होते हैं जब NSAID से काम नहीं बन रहा होता। तो
हमारी जो फर्स्ट है दैट इज़ मीथोट्रेक्सेट, हमने यूज़ करनी है। ठीक है, मीथोट्रेक्सेट हमने यूज़ करनी है। ट्रिपल थेरेपी हमने यूज़ करनी है जिसमें वी हैव द मीथोट्रेक्सेट, सल्फासेलेजीन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ठीक है, ये हमारी ट्रिपल थेरेपी होती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में वी हैव द फिजियोथेरेपी, और सर्जरी में वी हैव द साइनोवेक्टमी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो आपने इसी तरह लिखना है कि वी हैव द नॉन फार्माकोलॉजिकल में फिजियोथेरेपी, फार्माकोलॉजिकल में डिमार्ड्स, एनसेड स्टेरॉइड्स, ट्रिपल थेरेपी मीथोट्रेक्सेट, सल्फासेलेजीन, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, और जो है सर्जरी वी हैव द साइनोफेक्टमी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। ठीक है, अब इसकी एंटीरूमेटिक ड्रग्स देख लेते हैं। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट से जो इसका नेक्स्ट पार्ट करवाती हूँ, केसेस के ज़्यादा आए हुए हैं वो हम अलॉन्ग विद दैट डिस्कस कर लेंगे।